नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स आने के बाद सियासी दलों में गहमा गहमी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राज्य की 90 सीटों पर हुए मतदान के बाद अधिकांश एग्जिट पोल्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जम्मू क्षेत्र की बात करें तो 43 में से बीजेपी करीब करीब 30 के आसपास सीटें लाती नजर आ रही है। इससे जाहिर होता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से पीछे रह गए तो फिर राज्य में सरकार बनाने का गेम ओपन हो जाएगा। बीजेपी के कई नेताओं ने एग्जिट पोल्स आने के बाद दावा किया है कि उसके पास अपनी सरकार बनाने की रणनीति तैयार है। बड़ा सवाल यह है, क्या कश्मीर की छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं? इसके साथ ही बागियों निर्दलियों का रुख क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र के अपने उम्मीदवारों के साथ आज बैठक करके जमीनी हालात का जायजा लिया है, जो बताता है कि अभी से रणनीति बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके साथ ये सवाल भी है कि धारा 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सुर अलग अलग हैं और क्यों अब चुनावों के बाद कोई बीच का रास्ता निकलेगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ हम कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। बढ़ती नहीं है, निर्णायक बढ़त, और निर्णायक बढ़त इसलिए है कि ये ट्रेंड है। जब एक बार ट्रेंड सेट होता है तो फिर गाड़ी कहां रुकेगी, कहां नहीं जा सकता। मैं तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये 65 के ऊपर जाके हरियाणा में कांग्रेस पहुंचे। जम्मू कश्मीर में भी हम पूर्ण बहुमत तो प्राप्ति कर लेंगे, पर ये चक्र कुछ आगे भी जा सकता है। हरियाणा के बारे में एक चीज मैंने वहां रहकर वहां चुनाव प्रचार में शामिल होकर महसूस किया है कि भाजपा से लोग ऊब गए हैं, उनके झूठ से ऊब गए हैं, झूठे वायदों से ऊब गए हैं, और जिस तरीके से वो चुनाव के समय जाति और धर्म चलाते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता सारी साजिशें उनकी समझ गई है। इसलिए हरियाणा में मैं दावे से कह रहा हूं 2/3 से ज्यादा बहुमत आएगा, और जम्मू कश्मीर में हम साधारण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा दोनों जगह पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता का आशीर्वाद गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए काम करने वाली भाजपा की सरकार को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह गरीब हित के लिए काम किया है, जिस तरह जम्मू कश्मीर में विकास और विश्वास को खड़ा किया है, जनता भाजपा को वोट दे रही है और परिणाम 8 तारीख को आएंगे और भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले हारेंगे, ईमानदार, शानदार लोग जीत कर आएंगे। जी। और कांग्रेस सत्ता में आएगी ऐसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। हालांकि अनिल विज ने कहा है कि 5% वोट प्रतिशत में कमी आई जहां से हुड्डा साहब चुनाव लड़े हैं, और मैं जहां से लड़ा हूं वहां 3% ज्यादा वोट पड़े हैं। इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। अभी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स का दौर चल रहा है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तभी स्थिति स्पष्ट होगी, यद्यपि मुकाबला खड़ा है। दूसरा सवाल सर यह है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि 5 हो कांग्रेस जो एग्जिट पोल बताया है उससे अच्छा ऐसा लग रहा है। अच्छा माहौल बन रहा है, चमक उतर रही नेताओं की। हरियाणा में चुनाव के बाद एग्जिट पोल है, क्या मानना है आपका? ये जो एग्जिट पोल जो आता है, ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो, एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वहां बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी, और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश की जनता की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बाकी एक और चीज़ जो हमारे वास्ते पूरी पार्टी के वास्ते कॉज ऑफ कंसर्न है,
हमारे ताराचंद जी के ऊपर के साथ जो वहाँ पे हो रहा है, उस पे तो टोटल नॉन कोऑपरेशन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो। यानी दिन दहाड़े इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और पूरे इसमें समाज में ये बात जा रही है कि इफ अ पर्सन लाइक ताराचंद जी, who has been the deputy chief minister, who has been the speaker, who has been the CLP leader, and today he is the working president of Indian National Congress, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमियों के साथ क्या हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ही इलाबोरेट तरीके से डिस्कस हुई। साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी होटल में हुई थी और वहां पर इलेक्शन कमीशन ने साफ किया था, जिन शिकायतों का आप हवाला दे रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत टॉलरेट नहीं की जाएगी, और क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था वी वांट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। कैसे देखते हैं उन बयानों को और आपके साथ जो हो रहा है? जो मैं कह रहा हूं, डू यू थिंक कि उसमें कहीं पे कोई उसमें किसी किस्म की कमी है? इलेक्शन कमीशन के कहने और करने में बहुत फर्क है। हमने देखा कि वो एक दे डोंट स्पीक द गॉस्पेल्स ट्रूथ। इफ दे सेड इट एंड वी हैव टू टेक इट एज फॉर ग्रांटेड, नो, दैट वाज नॉट ए गॉस्पेल ट्रूथ। वो बोलते कुछ हैं, दैट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, दैट इज फॉर दीज कैमरास। लेकिन अमली तौर पे जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पीछे यहाँ पे खड़े हैं, जो इन्होंने फीडबैक दिया है, वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना उनको कोऑपरेटिव होना चाहिए था, जितना पुलिस को कोऑपरेटिव होना चाहिए था, उतने वो नहीं थे, और कंप्लेंट्स जो हैं हमारी तरफ से हो वो एंटरटेन नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर आज बात करें तो तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 90 सीटें हैं कश्मीर में, जो दोबारा जो है पुनरीक्षण हुआ है उसमें जम्मू क्षेत्र की 43 सीटें हैं और 47 सीटें हैं कश्मीर घाटी की। एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त है और घाटी में बाकी पार्टियां बहुमत लाती दिखाई दे रही हैं। अगर जम्मू क्षेत्र में बीजेपी की सीटें 30 से ऊपर जाती हैं तो उसका गेम ओपन हो जाएगा सरकार बनाने का, क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं 90 में से जिनको मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं और कश्मीर की राजनीति में किसकी बन रही सरकार, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। मुजम्मल शाह प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हामिद मलिक साहब हैं नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुजम्मिल शाह जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए, जाहिर तौर पर आप गठबंधन जो है सबसे आगे है और सरकार बनाता हुआ लग रहा है। आज आप लोगों ने जम्मू क्षेत्र में बैठक भी की है, बैठक की वजह क्या थी, जबकि नतीजे तो अभी आने बाकी हैं? देखिए, बैठक इसलिए थी क्योंकि सरकार हम लोग भी बना रहे हैं, एमसी कांग्रेस मिलके बना रही है। रही बात जो आपने कही कि एग्जिट पोल्स की, जम्मू की में स्ट्रांग होल्ड दिखा रहे हैं, कश्मीर में उनको कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से जम्मू में भी उनको उतना ज्यादा नहीं आएगा इस बार। जैसे कि बीजेपी सोच रही है, वैसे भी जम्मू वाले मेरे हिसाब से उतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है जितने वो समझते हैं हम लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर को। तो वोट इस बार डेवलपमेंट के लिए पड़ा हुआ है, जो कि पिछले 10 साल। लेकिन मुजम्मिल शाह जी, जिस तरह से आप लोगों ने नतीजों से पहले आज बैठक की, अपने उम्मीदवारों की बैठक बुलाई, टटोलने की कोशिश की कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और साथ ही ये रणनीति बनाई कि अगर कुछ संख्या बल कम हुआ तो कहां से उसका इंतजाम किया जाएगा। ये जताता है कि देखिए, वैसे भी एग्जिट पोल्स में आपको नेट टू नेट दिया गया है, 45-46 से ऊपर किसी भी एजेंसी ने आपको नहीं दिया है। तो अगर कहीं पे लोअर साइड चला गया तो उसका इंतजाम कैसे होगा, कैसे करेंगे आप? देखिए, लाइक माइंडेड पार्टीज जो भी है उनके साथ फिर गठजोड़ होगा। वैसे तो मेरे को नहीं लगता है, मेरे को लग रहा है कि 50 के पार हम जाएंगे ही। और रही बात अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो जो लाइक माइंडेड पार्टीज है तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लाइक माइंडेड पार्टियों में किसको मानते हैं आप, जो है पीडीपी भी है क्या? देखिए, अगर पीडीपी डेमोक्रेसी को फॉलो करती है तो वो लाइक माइंडेड पार्टी है।
आइडियोलॉजी जो हमारी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो वो हमारी लाइक माइंडेड पार्टी है। दूसरे भी उसके बगैर भी है, अगर वो भी फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, सोशल जस्टिस को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो वो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज है। इंजीनियर राशिद के बारे में क्या कहेंगे आप, वो भी हैं? इंजीनियर राशिद के बारे में यही कहूंगा कि वो जो पपेट है बीजेपी के। अच्छा, वो नहीं आपके लाइक माइंडेड? वो कभी भी हमारे लाइक माइंडेड हो ही नहीं सकते। ठीक है। अगर वो जेल से बाहर आए हैं इस टाइम पे भगदड़ी मचाने के लिए, यहाँ पे वोटों को तहस नहस करने के लिए, तो किसी मकसद से वो बाहर आए हैं। वो इस हिसाब से नहीं आए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेबल सरकार बने और जो कि बीजेपी के अपोजिट हो। मेरे हिसाब से वो हमारे साथ नहीं जुड़ सकता कभी। ठीक है। डॉक्टर अविरल मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मलिक, जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे हैं, तो आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि कश्मीर में इस बार जो है लहर चल रही है और जम्मू क्षेत्र में ही आप लोग जो है बहुत कम सीटें ला पा रहे, जो आपकी उम्मीद थी। 43 में से किसी भी एग्जिट पोल्स ने आपको 29 से ऊपर नहीं दिए हैं। देखिए, जहां तक विषय है जम्मू कश्मीर राज्य का, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है और वो सबको नजर आ रहा है। और जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था वो बिल्कुल स्पष्ट है और उन पर जनता ने हमारा पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमने विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, नेशनलिज्म के मुद्दे पर, अर्बन डेवलपमेंट के मुद्दे पर, रूरल डेवलपमेंट के मुद्दे पर, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट के मुद्दे पर, एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट के मुद्दे पर, एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलपमेंट के मुद्दे पर, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। जनता के मध्य में हम गए थे और जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किए गए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से कार्य हुए, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में गई थी। ये बिल्कुल स्पष्ट है और जनता ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश जो दिया है, जो सबको नजर आ रहा है, जिस कारण से विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और बौखलाहट और घबराहट का इनका नतीजा ये है कि अब ये जनता को गुमराह करने का केवल और केवल प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये कर सकते हैं, इन्हें अधिकार है झूठ बोलने का, लेकिन वो सारा झूठ निकल जाएगा जब नतीजे आए। कितने सीटें लेके आ रहे हैं मलिक साहब, कितनी सीटें आ रही कश्मीर में आपकी? जी नहीं, देखिए मैं एक्यूरेट सीट्स इस प्रकार से नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। कैसे बन रही है? कैसे? देखिए, चुनावी भाषण का टाइम खत्म हो गया, वोट नहीं पड़ने हैं कश्मीर में। आप सीधी सीधी बात है, आप भी मान लीजिए घाटी में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जम्मू क्षेत्र में कितना मान के चल रहे हैं आप अपना? जी नहीं, देखिए इस प्रकार से डिसाइड नहीं किया जा सकता और जो एग्जिट पोल्स है उसके आधार पर भी नहीं चला जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को इस बात का संदेश स्पष्ट देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जम्मू कश्मीर राज्य में और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हरियाणा में भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और हरियाणा की अगर बात है तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को शाम 8 बजे 80 पार जाएगी। मैं हरियाणा के फिगर, ठीक है, हरियाणा पे कर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज कश्मीर में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बता दीजिए ना, थोड़ा सा खोल के, आपके जो समर्थक हैं वो खुश हो जाएं, थोड़ा उनका उत्साहवर्धन हो जाए कि कौन कौन सी पार्टी सपोर्ट करने जा रही है बीजेपी को। जी नहीं, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कट तरीके से स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, कमल खिलेगा। इस बात को विश्वास मानना चाहिए। जनता समझ रही है, जनता जान रही है, जनता ने हमें समर्थन प्रदान किया है। वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर की आवाम ने प्रदान मलिक किया साहब, है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब चुनावी भाषण का टाइम खत्म हो गया है, अब सीधे सीधे तथ्यों की बात है। अब कोई जनता जो है आपकी बात को सुन के अपना वोट बदल नहीं सकती, सबने दे दिया है। अब तो केवल ये है कि क्या रणनीति है और आप लोग जो है कौन से आपके दोस्त हैं जो आपके साथ आने वाले हैं। क्या आपने जो एग्जिट पोल्स में क्या अपना अनुमान लगाया? क्योंकि हर पार्टी का अपना अनुमान होता है, कुछ तो अनुमान आपका होगा ना कि हम इतना जीत के ला रहे हैं। आप इतना ही बोल दीजिए कि भाई 46 लेके आ रहे हैं, चलिए हम उसे मान लेंगे। जी नहीं, देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और उसके
मैं इस बात को भी कह सकता हूँ, पूर्ण बहुमत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को मैं लिखकर आपके चैनल के माध्यम से दे सकता हूँ, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और जनता को समझ लेना चाहिए, जनता ने जो हमें समर्थन किया है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है हामिद मलिक साहब, ये तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इस सारे सर्वेक्षण बता रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये सरकार बना सकते हैं? आपको लगता है कोई डर है? पहले भाई साहब को रोक दीजिए, अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाला है, शायद ये वहां भी प्रेसिडेंट अपना ही बनाए। तो रही अब बात जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की, एग्जिट पोल आ गए हैं, मगर एग्जैक्ट पोल 8 को आएंगे। और आप देखो कि अलायंस सरकार बना रही है, अलायंस पूरी बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको खुद पता है, जैसे ये भाई साहब डेके खाक रहे हैं, तो आपको खुद पता है बानाहाल से करना तक इनका वार्ड मेंबर नहीं जीत पाएगा तो एमएलए की बात ही नहीं है। और ये जो चाहते हैं कि जो छोटे छोटे लोग प्रॉक्सीज जो जीत के आएंगे, वो इनसे आज ही लिख कर ले लो मुझसे, वो भी इनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ एनडी पे बीजेपी वोट है। ये लड़ाई आइडिया इंडिया की और उस लड़ाई उस आइडियालॉजी के खिलाफ है, जो आइडिया बीजेपी और आइडिया आरएसएस की है। या आइडिया इंडिया जीतेगा, आइडिया बीजेपी आरएसएस नहीं जीत सकती। ये आपको लोगों ने दिखा दिया है, और 8 को आपको खुद पता चल जाएगा कि आइडिया ऑफ इंडिया जीत गया है। हामिद मलिक साहब, सीधी बात है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात तो बाद में होगी, लेकिन आपके बहुत सारे नेता जो है उन्होंने बीजेपी के साथ भी चैनल खोल रखा है। अगर जम्मू क्षेत्र में बीजेपी की 40 के आसपास सीटें आ गए तो फिर जो है मामला बिगड़ जाएगा आपके लिए। आप मुझे बता दीजिए 40 कहां से लाए, ये तो बात ही नहीं है। 25 से नीचे समझ जाएंगे, आप खुद ही देख लेना, क्योंकि जम्मू की प्रॉब्लम कश्मीर की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है। आपको खुद पता है कि वहाँ जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है उन्होंने रोक दिया है, उन्होंने टोल प्लाजे लगा दिए हैं वहाँ, इन्होंने मुंह रोक दिया है, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट जो छोटे छोटे थे उनको खत्म किया है, दुकानदारों को खत्म किया है। एक हिडन वोट इनके खिलाफ पड़ रहा, वो आप देखोगे 8 को जब रिजल्ट आएंगे आपको खुद पता चलेगा कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बहुत कम हो जाएगा और सीटें भी कम हो जाएगी, हुकूमत बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये आप लिख कर ले लो, अगर ये छोटे छोटे जो गुट है उनको भी लेकर हुकूमत बनाना चाहे तो वो भी इनसे नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों ने ऐसे वोट डाला है, इनकी ताकत ही नहीं रखी है ये हुकूमत बनाने की। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत बना पाएंगे, या अलायंस की हुकूमत आएगी। लेकिन मलिक साहब ये मत भूलिए कि पांच सीटें जो है 90 + 5 95 सीटें हैं बहुमत के लिए, और 5 राज्यपाल के हाथ में हैं अभी। अगर आप ही कहते हो, मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा आप एक्सट्रीम पर अगर ले जाओगे 28 आएंगे, 28-5 अगर ये खुद ही दे देंगे खुद को, यानी कि 33 हो गई। 33 में अगर 5, 7, 8 जो लोग जीत के आएंगे इंडिपेंडेंट हो गए, 41 या 47 या 48 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, वो लिमिट है। और मुझे बता दीजिए, ये अभी कहते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं इन्होंने गला घोटा है। पहले ही कहते हैं कि जो एलजी है वो समझो हमारा है, वो हमें ये 5 सीटें देगा। कैसे दे सकता है? कैसे? इसका मतलब है ये सारा खुद कराते हैं, यानी कि एलजी इनके इशारे पर चलता है, यानी कि सारा सेंटर इनके इशारे पर चलता है, जो सेंटर चाहेगा वही होगा। इसी का मतलब है डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हो। और दूसरी बात जो आपने कही, अभी आपके लीडर बात कर रहे हैं, आपको फारूक साहब ने सीधे कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता आप बीजेपी के साथ जाएंगे। उमर साहब ने खुद कह दिया कि ये डेथ होगी अगर आप बीजेपी के साथ जाएं। जो यहाँ के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख भी लिया कि पीडीपी जो इनके साथ गई उनकी हालत क्या हो गई। इन्होंने देख लिया हरियाणा में जो जेजीपी इनके साथ गई थी वो गांवों में घुसने के काबिल नहीं रही। इन्होंने देख लिया जो अकाली दल पंजाब में इनके साथ गई वो कहीं की नहीं रही। इन्होंने देख लिया शिवसेना जो महाराष्ट्र में इनके साथ गई थी वो तबाह हो गई। इन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को तबाह कर दिया। लेकिन आप लोग पहले तो रह चुके हैं, पहले बीजेपी के साथ सरकार में रह चुके हैं, केंद्र सरकार में फारूक साहब मंत्री रह चुके हैं। ऐसा कोई अछूत थोड़ी रिश्ता आपका है, वो तो सियासी रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। 10 से ज्यादा पार्टियों ने उस वक्त अलायंस किया था और हुकूमत बनाई थी। और उस दौर की और इस दौर में बहुत फर्क है, ये मोदी जी का दौर है। और दूसरी बात, उसी पार्लियामेंट में हमारे उमर साहब ने कहा था कि 1 इंच नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो पार्लियामेंट में क्या करवाए थे। ठीक है विजय दुबे साहब, सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल है कश्मीर की। जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो जो अधिकतम सीटें दे रहे हैं वो बहुमत के बराबर है एनसी और कांग्रेस को 46, और अगर एग्जिट पोल लोअर साइड में गए तो फिर मामला ओपन हो जाएगा बीजेपी के लिए। ये 5 सीटें जो राज्यपाल के हाथ में है ये बहुत बड़ा हथियार है बीजेपी का,
और दूसरी बात जो उनके हाथ में है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। जिस पार्टी, जो भी पार्टी उनके साथ आएगी उसको एक क्रेडिट मिलेगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा वो दिलवा पाई है। ये लगता है आपको कि बीजेपी का खेल है कहीं ना कहीं? हम उसको लेकर के चर्चा कर पा रहे हैं और उसमें प्रोजेक्शन जैसा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की स्थितियों में कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर के कह सकते हैं आप कि वो अपने बहुमत के करीब जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ये माना जा सकता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि बीजेपी के लिए ये कठिन होगा। एक अगर कितना भी खराब स्थिति में प्रदर्शन करती है कांग्रेस और एनसी का गठबंधन, तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला एक प्रकार से होता है, हंग असेंबली की बात आ सकती है कि किसी के पास पूर्ण बहुमत ना हो। लेकिन जो ये एनसी और कांग्रेस के गठबंधन है, ये बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से अगर बहुमत नहीं भी ला पाया तो मेरे ख्याल लगता है कि बहुत ही कम 4-5 सीटों से पीछे रह जाए तो अलग बात है। क्योंकि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये करीब पहुंचेगा अपने गठबंधन को बहुमत पे लाने की स्थिति में दोनों ही पार्टियां होंगी। तो अब सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी लेके आएगी, तो उसके पास में जो भी अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से वो बहुत दूर रहेगी बहुमत के। और अगर मान लीजिए 5 जो राज्यपाल के नॉमिनेशंस को भी अब काउंट कर लें कि 5 मेंबर वो अपने नॉमिनेट कर सकते हैं, तो भी बहुमत से दूर दिखा रहा है अभी एग्जिट पोल। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये पूर्ण राज्य की दर्जे वाली जो बात आप कह रहे थे, ये तो एक इशू है, लेकिन पहले सरकार बनने की स्थिति बनेगी उसके बाद ही ये चर्चा की जा सकती है कि जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कौन सी पार्टी दिलवाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात चाह रहे होते तो भाई उसके हाथ में सब कुछ था, अभी तो पूर्ण राज्य देके चुनाव करा सकती थी, क्या दिक्कत थी उसमें? उसने अपना मुद्दा अपने हाथ में रखा है विजय दुबे जी, ये हथियार अपने हाथ में रखा है कि चुनाव के बाद मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि कांग्रेस, जो कि उमर अब्दुल्ला कह भी चुके हैं, कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, बीच चुनाव के बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत है कि वो कांग्रेस से उतने खुश नहीं है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जरिए सरकार नहीं बन रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार बिना सरकार के नहीं रह सकती है। इतने लंबे समय सत्ता से बाहर कोई पार्टी जो है सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो जब पीडीपी पहले कर चुकी है तो बहुत सारी शर्तों के साथ बीजेपी के साथ आने में कोई दिक्कत उसको नहीं होनी चाहिए, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा और अच्छा सौदा होगा। विन विन सिचुएशन है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये गठबंधन इस प्रकार के ऑफर्स पे टूट जाएगा, एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अगर देखिए ये सारा खेल जो है ये 8 तारीख की जब एग्जिट फिगर सामने होंगी तब इसकी रणनीति के बारे में चर्चा की जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जब तक कि फिगर्स क्लियर नहीं होंगे तब तक इस पार की संभावना करना कि भाई भारतीय जनता पार्टी एनसी को तोड़ लेगी या पीडीपी को साथ लेके आ सकती है अपने, या कोई और भी उसके साथ अलाइंस जोड़ सकते हैं, ये 8 का ही बात का आंकड़ा है, उसके पहले का खेल है ये सारा। बिल्कुल, ये स्थिति तब है जब बिल्कुल लोअर साइड में जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। अगर पूर्ण बहुमत ले आते हैं तब तो वो जाहिर तौर पर वो तो स्वाभाविक अलायंस उनका है, स्वाभाविक सरकार बनेगी, और जो छोटी पार्टियां निर्दलीय उनके साथ आ जाएंगे। बहुत सारे बागी हैं उनके जो है जीत के भी आ रहे हैं, जैसा एग्जिट पोल में बता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी हैं, कांग्रेस के बागी हैं, वो स्वाभाविक तौर पर उनके साथ आ जाएंगे। ये सिचुएशन तब है जब लोअर साइड में जाते हैं, वो जब 45 की जगह 35 पर अटक जाते हैं, उसके बाद बीजेपी का गेम ओपन हो जाता है, क्योंकि 5 सीटें प्लस केंद्र की ताकत उसके साथ है। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, कुछ तो बताइए, कुछ तो पत्ते खोलिए, क्या करेंगे आप? कोई समीकरण बन नहीं रहा है कश्मीर में आपकी सरकार बनने का। जी देखिए, समीकरण पूर्ण रूप से बन रहे हैं, और जनता ने जो फैसला लिया है वो हमें जिताने का ही लिया है, और वो दिख रहा है जमीन पर। जिस तरीके से जनता के बीच में अगर आज भी किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, रैंडमली पूछ लिया जाए, तो किसको वोट किया, किसने विकास किया था, तो सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, केंद्र सरकार ने विकास किया।
तो केंद्र सरकार के विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट गया और उस आधार पर ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के संग बनेगी और साथ ही साथ हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये चिंता नहीं करनी चाहिए, ये कश्मीरी पंडितों के विषय पर चिंता करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपकी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर साथ आती है किसी हालात में तो कोई दिक्कत तो नहीं ना बीजेपी को? जी नहीं, देखिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। नंबर 2, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय है हमारी सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ये जनता जानती है और जनता ने ये फैसला ले लिया है। ठीक है, कोई पत्ते नहीं खोलना चाहते। मुजम्मल शाह जी, देखिए उमर अब्दुल्ला साहब भी चुनाव में आपकी आलोचना कर चुके हैं कि कांग्रेस से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं और एग्जिट पोल जो बता रहा है कि 10 सीटों के आसपास आप लेके आ रहे हैं। तो एक तरह से जो है अगर कहीं लोअर साइड में गए तो कांग्रेस बहुत दिक्कत में जाएगी। वैसी कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है कि वैसी हालात है। ग्राउंड रिपोर्ट जो भी मैंने देखी हुई है, हाँ बीजेपी जब तक चोरी नहीं करेगी, रिगिंग नहीं करेगी, जो इसमें माहिर है बीजेपी, खाली वही एक चीज इनको जिता सकती है। इसीलिए ये लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि हम लोग ईवीएम की चोरी करेंगे या तो बाकी चीज करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप जम्मू का रीजन भी ले लेंगे 10 से 12 सीटों से ज्यादा इनको मिलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें मिलेंगी जो हमारे हिसाब से है। तो रही बात जो बीजेपी दावा कर रही है वो मुख्यमंत्री अपना बनाएगी, अगर ये लोग वहां से मान भी लेते हैं, एग्जिट पोल सच भी होता है, 25 की 25 सीटें लेते हैं, 5 सीटें तो इनके गवर्नर के पास है, वो तो इन्हीं को दे देगा। 30 सीटें इनकी आ गई तो 18 सीटें कहां से लेके आएंगे? क्यों? अल्ताफ बुखारी साहब हैं, वो कम से कम 2 सीट लेके आ रहे हैं। इंजीनियर राशिद हैं, वो भी 3 से 8 के बीच में लेके आ रहे हैं। लोअर साइड में 3 ही मान लीजिए, अधिकतम 8 ला रहे हैं। सज्जाद अली लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1 से 3 सीट तक ला रही है। अदर्स जो है वो करीब 10 सीटें ला रहे हैं। ये सब मिलाकर 20 हो जाते हैं। इनमें 10 अगर भी इनके साथ आ गए तो सरकार बन गई। ये सब मिला के 20 हो जाती है, वो हकीकत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। अभी आप अल्ताफ बुखारी की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे। रही बात दूसरी सीट जीतने की, वो तो इम्पॉसिबल है। अगर वो जीतते हैं तो अपनी सीट वो भी बहुत मुश्किल से जीतेंगे मेरे हिसाब से, या तो मतलब उसके साथ कुछ कमिटमेंट बीजेपी ने नहीं किया हो तभी। आज तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि बोल रहे हैं कि सीटें दे दी गई, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि वो जीतेगा बंदा या हारेगा बंदा या उसने वोट्स लिए, या ऐसी अफवाहें मार्केट में फैल रही है, बोल रहे हैं कि दे दी गई, बीजेपी ने उनको सीट दे दी। तो अगर आप वैसा सोच रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो फिर तो वो तो चोरी हुई। ये तो परसों में एक बंदे के साथ बात कर रहा था, चोरी तो होती रहती है। हमने महाराष्ट्र में देखा, वहां पर बीजेपी सरकार कैसे बनी। ये तो सियासत में आजकल कोई वैसी बात नहीं है। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिलेगा वो बीजेपी से चली जाएगी। पीडीपी पहले कर चुकी है ऐसा, और पीडीपी को मौका मिलेगा वो फिर एक बार आ जाएगी। वो तो जनता के लिए बात अलग होती है और चुनाव बाद समीकरण अलग होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे एनसी या पीडीपी या कांग्रेस को वोट मिला वो बीजेपी के अगेंस्ट मिला, हम लड़ रहे थे यही, इसीलिए हम लोग कॉमनली लड़ रहे थे, इसीलिए हम लोग एक एजेंडा के तहत लड़ रहे थे कि बीजेपी को हम लोग दूर रखे, जम्मू और कश्मीर से यहाँ से दूर रखे। वो जम्मू में हमने लड़ा, वो कश्मीर में हमने लड़ा, दोनों जगहों पे हमने लड़ा इनके खिलाफ। हमारा कॉमन एजेंडा यही था कि इनको, बीजेपी को हम लोग यहाँ पे आने न दे, इनकी सरकार आने दे, और लोगों ने वोट किया है उसी के लिए। यहाँ पे लोग न तो डेवलपमेंट ढूंढ रहे थे न तो कुछ ढूंढ रहे थे, वो बोल रहे थे बीजेपी के चंगुल से हमें छुड़ाओ, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात किए हैं इन्होंने बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर में, मेरे ख्याल से और किसी स्टेट या और किसी जगह की आप उसमें ये भी नहीं कर सकते। डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा कि एक कॉलेज बताइए जो बीजेपी ने यहाँ पे खोला है पिछले 10 साल से, वही डायरेक्टली यहाँ से। देखिए मुजम्मिल शाह जी, आप जो बातें कर रहे हैं ये चुनाव की पहले तक ठीक थी। हमने देखा है पीडीपी धुर विरोधी, बीजेपी की सबसे विरोधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट पार्टी है, लेकिन पीडीपी जो अलगाववाद की बिल्कुल हद तक जा चुकी है, वो बीजेपी की सरकार बना चुकी है। तो ये मत कहिए क्या होगा, घाटी के लोग जो है चाहते थे वो वोट डाल चुके हैं। अब बात आएगी नतीजों की। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बहुत दिलचस्प चर्चा है, इसको आगे बढ़ाएंगे।
वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो क्या कह रहे हैं। बहुत ही समीकरण बता रहे हैं वो बहुत दांव-पेच वाले हैं। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत आगे है और ऐसा लगता है वो सरकार बना लेगा, पूर्ण बहुमत ला देगा। लेकिन अगर जम्मू क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी जो नतीजे हों बीजेपी के पक्ष में थोड़े ज़्यादा चले गए तो सरकार बनाने का जो गेम है वो पूरी तरह ओपन हो जाएगा और बीजेपी पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। उसको पूरी उम्मीद है कि उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। क्या समीकरण है, सरकार कैसे काम करेगी, इन तमाम मुद्दों पर पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। चलते हैं एक बार फिर अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी के, मुजम्मिल शाह साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, विजय दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हामिद मलिक साहब हैं, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हामिद जी, एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, आप पूरी तरह मुतमईन हैं कि आपकी सरकार बन रही है। हम भी मान लेते हैं 70% चांस है कि आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस के साथ बनेगी, चाहे पीडीपी के समर्थन से बनेगी, किसी भी तरह बनेगी, बन जाएगी। अब ये बताइए, 370 को लेके कांग्रेस और आपके बीच में मतभेद है। कांग्रेस को नेशनल पॉलिटिक्स करनी है, बार बार वो इसका खंडन करती है कि 370 पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हैं। अभी चूंकि वोटिंग हो चुकी है, अभी आप लोगों को क्या रोक है? रिजल्ट जब निकलेंगे 8 को एग्जैक्ट पोल आ जाएगा तो हुकूमत तो अलायंस बनाएगी। और दूसरी बात, जो 370 पर आप कहते हो, हमने कहा है कि रेजोल्यूशन लाई जाएगी। तो रेजोल्यूशन लाने में अगर कांग्रेस के 5-10 छोड़ भी गए, मगर बाकी छोटी पार्टियां सारी चाहती है कि एक रेजोल्यूशन लाया जाए, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने हमें वोट दिया है इस एतमाद से कि आप ये लड़ाई जिंदा रखोगे। लोगों को भी पता है कि इसमें टाइमिंग लग सकता है, क्योंकि आपको आइडियालजी उस आइडियालजी के खिलाफ लड़ना है, उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ना है जो बीजेपी वालों की अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर है। क्योंकि उन्होंने ही हटाया था 370, उन्होंने ही 35 से हटाया था, उन्होंने स्टेटहुड हटाया था। तो उसके खिलाफ एक मैंडेट मिला है कि आप लड़ो। ये लोगों को खुद पता है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें लड़ाई वो चाहते हैं कि सिर्फ असेंबली और पार्लियामेंट में ये लड़ाई जिंदा रखी जाए और ये लड़ाई आप लड़ते रहिए। तो हमने वोट इसलिए आपको दिया है ताकि आप ये लड़ाई हमारी बिल्कुल उस तरीके से लड़ोगे, डेमोक्रेटिकली लड़ोगे, और हमारे वोट के जरिए आप असेंबली और पार्लियामेंट में ये आवाज उठाओगे। जिस पर हमने वोट दिया वो 370 है, 35 से स्टेटहुड है, उसके लिए आप लड़ाई लड़ते रहोगे। क्योंकि लोगों को खुद पता है कि बीजेपी पार्टी है, हिंदुस्तान नहीं है। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। बीजेपी एक पार्टी हिंदुस्तान में है। ये कल जा भी सकती है, ये कल हार भी सकती है, कोई नया आएगा, मगर लड़ाई जिंदा रखनी है ताकि कल हम फिर जवाब बने कि हम ये वापस ले आए। और लोगों को खुद भी पता है कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको परमानेंट ठहराया है और एक बार बताया कि नहीं, इसको हटाना ठीक था। मगर ये लोग जानते हैं कि 5 बार यही सुप्रीम कोर्ट 7 जजों की बेंच पे बैठ सकती है, जो कह सकती है ये परमानेंट था, ये इंडिया ने दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ने दिया था, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। ये कहीं अफगानिस्तान या श्रीलंका या यूएई से या अमेरिका से नहीं आया था। तो हम ये लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने हमें एतमाद दिया है, वोट दिया है। उस लड़ाई को जिंदा रखना है, पार्लियामेंट में रखना है, असेंबली में रखना है। एनसी लड़ते रहेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि आईएनसी क्या करेगी वो दूसरी बात है, मगर हमें लोगों ने इसीलिए एतमाद दिया कि आप लड़ाई लड़ते रहिए। हामिद मलिक साहब, अगर केंद्र की सरकार के बिना संभव नहीं है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है,
अगर मान लीजिए आप जैसा सोच रहे हैं बीजेपी की सरकार चली जाती है तो दूसरी सरकार जो भी आएगी वो कांग्रेस की अगुवाई वाली आएगी, और कांग्रेस इस मुद्दे वैसे आपके साथ नहीं है, तो ये तो आश्वास हो गया कि आप कल दिखाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर देंगे जो राज्य विधानसभा में होता है, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ निकलने वाला है नहीं। चेंज देखो, चेंज आती रहती है और माइंड चेंज भी होता है, नए लोग आ जाते हैं, नए मेंटेलिटी के साथ आते हैं। मुझे लगता है कि हर स्टेट को पावर ज्यादा देने चाहिए, मुझे लगता है कि हर स्टेट में 370 होना चाहिए ताकि वो अपने मिनरल्स की, अपने असासे की, अपने जॉब की, अपने लैंड की रखवाली कर सके। उससे क्या होगा कि लोग फूलेंगे फलेंगे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, उनको रिसोर्स जब सारे मिल जाएंगे, मिनरल सारे मिल जाएंगे, उनको नौकरियां अपनी स्टेट में मिल जाएंगी, दूसरी स्टेट उन पर कब्जा नहीं करे, क्योंकि ये 1,40,00,000 लोग टोटल रहते हैं। और अगर यहाँ पोस्ट 10 निकले, आप 1 अरब के लिए खोल देते हो, तो हम करें तो करें क्या। इसलिए 47 में जो एसेशन हुआ था और उस दिन मेंटलिटी बता दीजिए, क्योंकि चॉइस दूसरी थी, मगर लोगों ने एसेशन किया आइडिया ऑफ इंडिया के साथ। तो आप क्यों बता रहे हो, आप ये नामुमकिन क्यों करा देते हो। आप कोई चीज मुमकिन होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में मुमकिन चीजें होती है, नामुमकिन कोई चीज आप नहीं बता सकते हो। मुमकिन तो मलिक साहब, हामिद मलिक साहब, इतने सालों में जब 370 लगा था तब ये समस्याएं जो आप बता रहे हैं ये क्यों दूर नहीं हुई, बेरोजगारी क्यों दूर नहीं हुई, क्यों राज्य का विकास नहीं हुआ। अगर इसी से विकास होना होता तो हाँ मैं बताता हूँ, आप बता दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट में इतने नंबर पर, 1 नंबर पर नहीं थे हम, ड्रग एडिक्शन में 1 नंबर पर नहीं थे, या प्रोग्रेस अच्छा था, हार्टिकल्चर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, होटलियर्स हो, सबका प्रोग्रेस होता था, या स्कूल बने, या हॉस्पिटल्स बने, या रोडें बने, या बिजली आई, या क्या क्या नहीं था। जो 10 सालों में हमने देखा है वो कभी नहीं देखा है। वो टेररिज्म में भी हमने नहीं देखा है। 90 से टेररिज्म यहाँ था, उतने तंग उन दिनों में नहीं थे। या बिजली का टेरर देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया, बेरोजगारी कहां पहुंचा दी, ड्रग एडिक्शन में कहां है मैं। जम्मू की हालत देख लीजिए, दुकानदारों की हालत वहां देख लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की हालत देख लीजिए, होटलर्स की हालत देख लीजिए। इन्होंने कश्मीर रीजन को 10 सालों में तबाह कर दिया। जो ये कहने वाले हैं कि टेररिज्म 370 से खत्म होगा, वो 370 कब का आपने खत्म कर दिया। टेररिज्म खत्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप नहीं चाहते हो ये जम्मू कश्मीर को करें। आपका आइडिया और पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। तो आप कहते हैं कि 370 जो है वो हर चीज की जड़ है, अगर वापस आ जाएगा फिर विकास हो जाएगा। अवरल मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अवरल। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आतंकवाद जब था, जब टेररिज्म था, तब भी इतनी समस्याएं नहीं थी, तो नेशनल टेलीविजन में बैठकर आखिर ये देश भर के लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ये इनडायरेक्टली किस प्रकार से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, सबसे पहले इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहिए। नंबर 2, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवा जिस प्रकार से पनपे, वो किसके दौर में पनपे, जो आतंकवाद पनपा वो किसके दौर में पनपा, जो कश्मीरी पंडितों के साथ व्यवहार हुआ वो किसके दौर में हुआ, किसके कालखंड में हुआ, किन लोगों के द्वारा बढ़ावा आखिर दिया गया, बढ़ावा वो बैकबोन कौन लोग थे, इसका जवाब देना पड़ेगा। गिरिजा टिक्कू जी के विषय पर आज तक आप नहीं बोलते हैं, जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की निर्मम हत्या पर नहीं बोलते हैं, टीकालाल टप्पू जी की निर्मम हत्या पर आप नहीं बोलते हैं, कश्मीरी पंडितों के हक में एक आवाज आपने नहीं उठाई। 40 मिनट डिबेट को हो चुके हैं, एक भी व्यक्ति, कोई भी कश्मीरी पंडित नाम लेने को आखिर तैयार क्यों नहीं है। हर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को दर्द नहीं माना जा रहा है। किस प्रकार की आखिर ये राजनीति है, ये कौन सी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हमें ऐसी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। ये देश का युवा अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला युवा है, इस बात को समझ लेना चाहिए। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, और इंसाफ की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे हैं, भविष्य में भी लड़ेंगे। इस बात को समझ लें। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के विषय पर ये नहीं बोल रहे हैं, कश्मीरी पंडित निश्चित रूप से जवाब दे चुके हैं, जिसका नतीजा होगा कि भारतीय जनता देखिए मलिक साहब पिछले 10 साल से आपकी सरकार एक तरह से राज्यपाल शासन का है, या उससे पहले जो है पीडीपी के साथ आपकी सरकार है, ठीक है, तो आप उनसे क्या जवाब मांग रहे हैं। वो तो सरकार अब बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे तो 8 के बाद तय होगा। अभी तक तो जो कुछ हुआ वो तो आपने किया है, आप उनसे क्या जवाब मांग रहे हैं। जी नहीं, देखिए मैं केवल इस विषय को रख रहा हूँ कि 7 साल के दौरान किसकी सरकार रही, नंबर 1 ये बताएं। नंबर 2, 10 साल हमारी सरकार रही, बिल्कुल सही बात है, इस पर भी मैं उत्तर दूंगा। कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी सुरक्षा के लिए हमने कार्य किया। साथ साथ
कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवाद कम हुआ, आतंकवाद समाप्त होने की कगार पर पहुंचा, पत्थरबाजी समाप्त हो गई। कहाँ है वो पत्थरबाज आज जो पत्थरबाजी किया करते थे? हमें तो दूरबीन से भी नहीं दिख रहा है कोई पत्थरबाज। अगर दिख रहा हो तो दिखा दीजिए, कोई तो पत्थरबाज दिख रहा होता। कोई पत्थरबाज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है, की कामयाबी है, ठीक है, ये केंद्र सरकार की कामयाबी है। ठीक है, हामिद जा रहा हूं। एक कमेंट विजय दुबे जी का इस पे बनता है। विजय दुबे साहब, 370 को लेके जो हामिद मलिक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने सुना होगा, जो भी सरकार आई केंद्र में वही इसका समाधान करेगी। कांग्रेस इस पे राजी नहीं है, साफ साफ कह चुकी है। ये एक तरह से जनता को आईवाश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव वोटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी ये सेंटिमेंटल तरीके से जो है 370 का जो एक प्रस्ताव पारित करके भेज देंगे, जैसे आमतौर पर औपचारिकता होती है। लेकिन क्या कोई ऐसी आपको लगती संभावना निकट भविष्य में 370 की वापसी कश्मीर में मुमकिन है? देखिए, जो अभी वर्तमान स्थितियां हैं उसमें तो बड़ा ही कठिन लगता है और एक प्रकार से असंभव से स्थिति पैदा होगी, क्योंकि केंद्र में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट है तो आप उससे जिसने 370 को हटाया है तो आप यहाँ क्या अपेक्षा करते हैं कि वो दोबारा आपके किसी रेजोल्यूशन पे पॉजिटिव रिएक्शन देगा क्या? कांग्रेस विरोधी है इसके, कांग्रेस भी जो है उस पर कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस के साथ भी देखिए, कांग्रेस ने खुल के इसका समर्थन नहीं किया। दूसरी बात है कि कांग्रेस फिर जम्मू कश्मीर के बाहर और स्टेट्स या और जगहों के जो चुनाव होंगे उसमें कैसे वो खड़ी होगी, उसको कैसे आंसर करेगी या किस प्रकार से उसका स्टैंड होगा, ये एक टफ सिचुएशन कांग्रेस के लिए क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए कांग्रेस इस पे अपने आप को साइलेंट रख के चलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि खुल करके इस प्रकार की बातें वो करे, ना इस पे वो डिबेट में उलझना चाहती है। मैं तो ये भी लगता है कि भाई वो इसकी चर्चा नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि ये उसके लिए अनिजी मुद्दा है। वैसे राजनीतिक मुजम्मिल शाह है, एक कमेंट ले लेते हैं। मुजम्मिल शाह जी क्या कहेंगे इस पे, जो अभी से तो ये दावा ठोक रहे हैं सरकार, रिजल्ट आया भी नहीं है, अभी से कह रहे हैं कि हम तो प्रस्ताव पारित करेंगे और ये तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है अभी। देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं, जो मेरे भाई मलिक साहब बता रहे थे, दो मलिक हैं, आप हामिद मलिक हैं, एक डॉक्टर अविरल मलिक हैं। नहीं, डॉक्टर अविरल मलिक मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जी, उनका जवाब देना चाहता हूं। पिछले 10 सालों से आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या? सरकार तो उन्हीं की थी, केंद्र में भी और यहां पे भी, डायरेक्टली अभी भी चला रहे हैं। आप बताइए मेरे को, आपने पिछले 10 सालों में उनके लिए किया क्या? खाली भाषणबाजी के बगैर आपने किया क्या उनके लिए? कोई भी स्कीम उन्होंने दी, आपने उनको दी? कोई भी योजना उनके लिए आपने बनाई? कुछ भी ऐसी चीज आपने उनके लिए की जो आप बता सकते हैं यहाँ पे नेशनल डिबेट यहाँ पे बता सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात रही है, अभी महाराष्ट्र में यही मुद्दा लेके जाएंगे, 370 हमने हटा दिया जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, आप बताइए मेरे को, वहां की डेवलपमेंट, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट और कश्मीर के डेवलपमेंट में आसमान और जमीन की फर्क है। पॉपुलेशन में भी आसमान और जमीन की फर्क है, एटमॉस्फेयर और हर किसी चीज में वो हमसे डिफरेंट है। अभी 370 ये लोग वहां पे बोलेंगे हमने 370 हटाया जम्मू एंड कश्मीर में, वो बड़ा काम हमने किया, उससे क्या फायदा आएगा महाराष्ट्र को? लेकिन इनका काम है, बीजेपी का काम है खाली लोगों को बहकाना, झूठी बातें बोलना और झूठे दावे करना। उसके बगैर ये लोग कोई भी काम करते नहीं है। यहाँ पे भी वो अभी भी ऐसा ही बोल रहे हैं, जैसे हरियाणा में इन्होंने बोला कि हम लोग सरकार बनाएंगे। हरियाणा में मेरे हिसाब से ये लोग एक के आंकड़े पे रहेंगे, मतलब एक इन सिंगल फिगर में रहेंगे, डबल फिगर में भी ये लोग हरियाणा में नहीं जाने वाले हैं। तो रही बात सरकार बनाने की, वो तो बात ही नहीं है इस बार ये लोग वहां पे सरकार बनाए, जैसे ये लोग जम्मू एंड कश्मीर में दावा कर रहे हैं। ये बात मैं मानता हूं कि इनका स्ट्रांग होल्ड रहा है जम्मू, लेकिन इस बार जितनी हमें इंफॉर्मेशन है, जम्मू में से इनको वोट नहीं पड़े। अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ वोट वहां पे घटा है, और जहां जहां पे परसेंटेज वोट ऑफ घटा है वो परसेंटेज, वहां नुकसान है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी वाले जो उनसे नाराज है वो वोट नहीं डालते, वो कांग्रेस को भी नहीं डालना चाहते, दूसरी पार्टियों को भी नहीं डालना चाहते, वो वोट डालते ही नहीं है। इसीलिए वोट का परसेंटेज जो कम हुआ है एज कंपेयर टू 2014। तो अभी एक दिन बचा हुआ है, खाली कल का दिन बचा हुआ है। परसों 8 तारीख को सब कुछ मतलब जो पिटारा है वो खुलने वाला है, बीजेपी के जो खोखले दावे हैं वो पता चलेगा। ठीक है। और रही बात इनकी जी बोलिए।
रही बात इनकी डेवलपमेंट की, मैं यही बताता हूं, एक डेवलपमेंट ये गिना है जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 10 साल से, चलिए 2019 के बाद से ही एक डेवलपमेंट दिखाए ये क्या किया इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, यहाँ के आवाम के लिए इन्होंने क्या किए। इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए, इन्होंने यहाँ पे शराब की दुकानें खोली, इन्होंने यहाँ पे ड्रग्स के दुकान खोले। ड्रग्स का धंधा भी बीजेपी ही कर रही है, क्योंकि अदानी वहां पे पोर्ट पे बेच रहा है और वो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। ये बड़ा इल्जाम मैं इन पे लगाता हूं, क्योंकि ये इनसे कंट्रोल हुआ नहीं, ये डायरेक्टली उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी यहाँ का होम डिपार्टमेंट डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में है, पुलिस जो है वो सेंटर से आदेश लेगी, दिल्ली से आदेश लेगी। तो आप बताइए मेरे को ये कर क्या सकते हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू को कैसे हम ले ले, अगर यहाँ पे सरकार इनकी नहीं बनती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कैसे हम ले ले। अभी इसमें मेरे हिसाब से ये लोग वो एलजी के हाथ में ही रखेंगे, जमीन वगैरह किसको देनी है ये लोग बांटना चाहते हैं। वो इनको मालूम है यहाँ पे सरकार आएगी वो ऐसा होने नहीं देगी। अगर ये उसके हाथ में भी दे देते हैं, एलजी के हाथ में भी दे देते हैं उसकी डोरी रेवेन्यू की, लेकिन फिर भी वो कामयाब इस बार नहीं होंगे। ठीक है, अविरल जी जवाब देंगे इस पे कुछ? अविरल जी आवाज आ रही है? अविरल जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप इस पर हाँ बोलिए। जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय है कश्मीरी पंडितों का, आखिर कश्मीरी पंडितों के विषय पर बोलने से बचते हुए ये लोग इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इन्हें टारगेटेड वोट बैंक चाहिए। एक वोट बैंक के ऊपर ये निर्भर हैं। ये सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये संविधान में भरोसा रखने वाले लोग नहीं हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये समानता को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये सेकुलरिज्म के आधार पर क्यों नहीं चलते हैं? ये क्यों एक वोट बैंक की बात करते हैं? वो कह रहे कोई विकास नहीं किया 10 साल में आपने। अगर विकास नहीं किया कश्मीर में, कोई आपकी जानकारी में अगर है कोई विकास बता दीजिए। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए जिस प्रकार से ये लोग बात करते हैं मुसलमानों की, ये इनके मुंह से सीधा शब्द क्या निकलता है? मुसलमान। भैया मुसलमान क्यों कहते हो? अल्पसंख्यक कहो। अल्पसंख्यक में एक मिनट में वहीं आ रहा हूं। ये लोग कभी भी उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकते, उसके बगैर बात नहीं कर सकते। वहीं आ रहा हूं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हम सबके हित में काम करते हैं, हम हर एक व्यक्ति के हित में करते हैं, हर गांव के लिए काम करते हैं, हर शहर के लिए काम करते हैं। हम क्षेत्रवाद का जवाब आप मेरे को बताइए, हम जातिवाद की मानसिकता से मुक्त हैं। ठीक है, ठीक है अविरल जी, ठीक है, ठीक है। एक ही सवाल का जवाब आप मेरे को दीजिए, आपने कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे की कश्मीरी पंडितों के लिए? बस इतना ही बता दीजिए। कश्मीरी पंडित आज सुरक्षित है, इस बात को आपको समझना चाहिए। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों के नहीं, मैं आ रहा हूं, कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आखिर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपको क्या समस्या होती है? आपने कितनी बार अपने स्टेटमेंट के दौरान इसी डिबेट में कितनी बार कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई? मैंने तो पहली बार कहा 40 मिनट हो गई थी डिबेट को, 40 मिनट। चलिए ठीक है, ठीक है। अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुका है, कोई वोटर के कोई फायदा नहीं है। मुद्दों पे आते हैं। हामिद मलिक साहब, देखिए सरकार आपकी बन रही है, एक बड़ी सिचुएशन दिल्ली वाली हो जाएगी। जो दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, वो बार बार एलजी से परेशान है। एलजी हर काम के लिए उनको एलजी के पास जाना पड़ता है, हर फाइल उनको साइन करानी पड़ती है, कानून व्यवस्था एलजी के पास है। ये सरकार, यही सरकार आपको मिलने वाली है दिल्ली में। और अगर बीजेपी आपको सपोर्ट नहीं करती है या बीजेपी के सपोर्ट वाली सरकार नहीं आती है, तो जाहिर तौर पर वो पूर्ण राज्य का दर्जा भी इतनी आसानी से देगी नहीं और चीजें अपने हाथ में रखेगी। ये आप पहले से मान के चल रहे होंगे। बड़ी दिक्कत हो जाएगी जितने वादे करके आए आप लोग। पहले मैं 1-2 बातों का जवाब दे दूं, फिर इस बात पर आ जाते हैं। पहले जो भैया सिर्फ पंडितों की बात करती है, अच्छी बात है, वी कंडम एवरी किलिंग, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल होता है। मगर मुझे ये बता दीजिए कि हाँ सही बात है कि 500 पंडित आई हमारे यहाँ मरे, मगर ये भी बता दीजिए 1 लाख मुसलमान मरे। क्या आपने मुसलमानों की बात कभी की? यहाँ सिर्फ एनसी के 20,000 वर्करों को शहीद किया गया मुखबिरी के नाम पर और हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा करने के नाम पर और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के नाम पर उनको मारा गया। क्या आपने कभी उनकी बात की है? आप सबकी बात करने वाले
क्या बोलते हो आप? डिस्क्रिमिनेशन करते हो आप, जम्मू कश्मीर को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हो। और दूसरी तीसरी बात यह है कि मुझे बता दीजिए, पंडितों के लिए जो एनसी ने किया उसके पे किस तंजीम ने किया, किस पार्टी ने किया? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे उन पंडितों के साथ। क्या क्या, एक मिनट बात करने दीजिए, बर्दाश्त सुन लीजिए बात करने दीजिए डॉक्टर अग्रवाल, सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही है, आप करते यही हो, आप बात करने नहीं देते किसी को। यही बात अभी जो पैनलिस्ट कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, एंकर हमारे कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आप दिल्ली से चलाओगे, हम क्या करें? हाँ सच बात है, ये टफ टाइम रहेगा। ये अगर जो अलायंस हुकूमत बनाएगी उमर साहब के लिए ये टफ 5 साल रहेंगे, क्योंकि एक तो 10 साल के इनके गड्ढे भरने हैं, जो इनने गड्ढे यहाँ खोदे हैं, जो इन्होंने हार्टिकल्चर की तबाही की है, जो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम की तबाही की है, जो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट की तबाही की है, जो इन्होंने दरबार मुंह बंद किया है, जो इन्होंने गैस सिलेंडर 1300 को पहुंचा दिया है, जो बिजली टैरिफ पे इन्होंने 10 गुना ज्यादा कर दिया है, जो इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, जो मुख्य होटलियर्स को खत्म कर दिया है, उन पर काम करने की जरूरत है। और ऊपर से इनकी आइडियोलॉजी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है, जो 10 सालों में इन्होंने यहाँ किया, दोनों फ्रंट्स पर 2 फ्रंट वार होगा। इनके साथ लड़ना पड़ेगा, असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी, और लोगों के साथ जो वादे किए उनको भी निभाना है। हमें लड़ाई लड़ी है, मगर लोगों ने इसीलिए एनसी पर एतबार करके इनको वोट दिया कि ताकि ये लड़ाई लड़े, क्योंकि लोगों का एतबार इसलिए है क्योंकि 60 साल में जो हमने करके दिखाया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को किसी ने हाथ नहीं लगाया था, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था, इसीलिए एतबार और एतबार हम पर है, इसीलिए हमें वोट मिला। और बीजेपी की आइडियालॉजी और पॉलिसी को रिजेक्ट किया गया। कौन करते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब। ठीक है अविरल जी, ठीक है। देखिए अब इन सब बातों को मतलब नहीं है, चुनाव खत्म हो चुका है। हामिद मलिक साहब तथ्यों में बात करते हैं। हामिद जी देखिए, इमोशन पे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटिंग नहीं होनी है। क्या झूठ बोलते हो? ठीक है, वोटिंग तो होनी नहीं है। ठीक है, देखिए विजय दुबे साहब, मैं एक बार फिर आपका, विजय दुबे साहब, एक बड़ी दिलचस्प स्थिति है। अभी तो ये दोनों प्रवक्ता लड़ रहे हैं, इनको शायद भविष्य का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन एक सिचुएशन जो हम फारूक अब्दुल्ला साहब को जानते हैं, जो उमर साहब को जानते हैं, उनकी राजनीति को समझते हैं, वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते। बार बार ये अंदाजा, अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जम्मू में, विजय दुबे जी का सवाल है, हामिद जाऊंगा दोबारा, क्योंकि जो है बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी के पास देने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा है, उसके पास देने के लिए जो है फंड है, बहुत सारी चीजें हैं। केवल इसलिए कि हम वादा करके आए हैं, और अब तो चूंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है, बहुत मुफीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल में और केंद्र में मंत्री पद भी है। बहुत मुफीद है कि बीजेपी के साथ वो जो है उसको बहुत आराम मिलेगा। आपको लगता है कोई सिचुएशन बनती है तब जब कांग्रेस नीचे आती है? देखिए, ये जो है, अगर कल जब पोल सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि आंकड़े सामने जाते हैं और कांग्रेस जो है 10 या 10 के आसपास का लैंड करती है, बहुत ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि एनसी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो। तो ये देखिए, पहले भी आपको अगर थोड़ा सा बैक में जाइए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है फारूक अब्दुल्ला साहब जो है मंत्री रह चुके हैं, उमर भी बीजेपी के साथ एक बार अलायंस तो हो चुकी है। मतलब कोई ऐसी नई चीज नहीं है उसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत एलर्जिक हो जैसा लगता है, ऐसा नहीं है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट हो सकती है। राजनीति में ये सब चलता रहता है। मैं कहूं अगर सीधे शब्दों में, तो जो पोल के पहले की सिचुएशन है और पोस्ट पोल सिचुएशन है, इसमें बड़ा फर्क आता है। और पार्टियां अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए चीजें बदलती हैं। अब ये सारा डिपेंड करेगा कि कल के आंकड़े क्या आते हैं। देखिए, वो 8 तारीख को सिचुएशन जब सामने होगी तब स्थितियां ज्यादा स्पष्ट होंगी कि कौन किधर जाएगा और क्या करेगा। बिल्कुल, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मुजम्मिल शाह जी, आखिरी कमेंट, अगर सिचुएशन बनती है, अगर एनसी जो है जाती है बीजेपी के साथ, तो क्या करेगा आप? वैसा तो होगा नहीं, पहली बात में संभावना है। देखिए, उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता कुछ। अभी सोचा नहीं आपने? अभी उसके बारे में सोचा नहीं है। चलिए हामिद जी, आखिरी कमेंट आप बता दीजिए। होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं बता दूं, जैसे लीडरों का फैसला है, जैसे उमर साहब ने कहा कि डेथ हो गया बीजेपी के साथ जाए। उमर साहब तो बहुत कुछ कह चुके हैं। उमर साहब ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो चुनाव में उतरे, 2-2 सीटों से उतरे उन्होंने। आप सुनिए,
देखो जो हमने ग्राउंड पर देखी है ना, हालत देखी है अकाली दल की, जेजेपी की, या शिवसेना की, या अब पीडीपी की यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो पार्टी देखो हमें आज ही चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है, 29 को भी बनाना है, 34 को भी बनाना है, आगे जाना है, इस एनसी पार्टी को जिंदा रखना है। अगर हम इस वक्त इस आइडिया आप बीजेपी और आरएस के साथ गए तो हमारा यहाँ टिकना मुश्किल है। कश्मीर रीजन में हमारी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हमारे लीडर भाग जाएंगे, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और लोग को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अलायंस को किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलायंस कौन बनाएगी? 8 को 1-2 बजे के करीब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के आइडियोलॉजी और बीजेपी की पॉलिसी को पूरे देश में अब रिजेक्शन मिल रही है ग्राउंड पर, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यहाँ हो, चाहे और कहीं हो, चाहे कल आप महाराष्ट्र का इलेक्शन देखो, चाहे आप पार्लियामेंट का इलेक्शन देखो, लोगों ने खुद इलेक्शन लड़ा, वहां कांग्रेस ने नहीं लड़ा, लोगों ने इलेक्शन लड़ा और इनको 240 पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि ये वो फैसले न ले जो ये फैसले लेते थे। ठीक है, पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल चल रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है और 8 तारीख को बहुत कुछ पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए मेहमानों का। तो राष्ट्र धर्म में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।